नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में पहले थोड़ी बात करते हैं। ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके बहुत से उपन्यास बहुत ख्याति पा चुके हैं। इनका एक नावल है, उपन्यास है, जिसका नाम है मैला आंचल, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे गोदान उपन्यास के बराबर ही उनको भी ख्याति मिली हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का इस वर्ष 2021 में जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही है। वो उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। तो बिहार प्रांत में पूर्णिया नामक गांव में इनका जगह पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और इनकी रचनाओं पर आधारित हमारे बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं। इनकी भाषा विशेषता जो थी, मुंशी प्रेमचंद जी की तरह ही इनकी भाषा पे बहुत पकड़ थी। ये कोई साहित्यिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग करते थे। आंचलिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर करते थे। आंचलिक का मतलब ग्रामीण भाषा, जैसी आम बोलचाल की लोगों की भाषा होती है, जहाँ की जिस जगह का वर्णन करते थे, जिस गाँव की या किसी शहर की या कहीं खास किसी इलाके के ऊपर वो अपनी कविता या कहानी या उपन्यास लिखते थे, तो उसमें उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनकी भाषा बहुत ही सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की भाषा होती थी। तो इसमें इन्होंने अपने रचनाओं में ज़्यादातर मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करके उसको उलझन वाला पैदा नहीं कर देते थे, उसको बना देते थे। वो ऐसी भाषा लिखते थे कि सबको आसानी से समझ आ जाए। तो जो हम इनकी आज की कहानी करने जा रहे हैं, पहलवान की ढोलक, इसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। हमारे जो राजा महाराजा थे, उनके शासन खत्म होते जा रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य का अपना राज होने लग गया था। कईयों को उन्होंने लड़ाई में, युद्ध में हरा के उनको ख़त्म कर दिया, ऐसे राज्यों को। और कईयों पे जो सशक्त राजा थे, उन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई थी, तो वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये राजा की गद्दी खाली हो किसी तरीके से और वो उन पर अपना शासन कर ले। तो ऐसे ही एक जगह की उन्होंने बात की है, जिसका जगह का नाम है श्यामनगर। श्यामनगर के समीप, श्यामनगर के एक राजा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पहलवान, जैसे पहलवान की ढोलक, आज के ज़माने में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैंने देखा है गाँव में होता है कि ढोलक की थाप पे खेल होते हैं। ज़्यादा आप वो पहलवानी की बात को अगर नहीं समझते हो, कबड्डी का जो खेल होता है वो ढोल की आवाज़ पे ही होता है। ढोल की आवाज़ उनको जोश देती है। तो इसी तरह पुराने ज़माने में जो ये कुश्ती होती थी, पहलवानी होती थी, दंगल होते थे जो जिसको कहते हैं, वो ढोल की थाप पर होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि ढोल की थाप ऐसे लगता था कि उनको जोश दे रही है, उनको कुछ ऑर्डर दे रही है, मार्गदर्शन कर रही है। तो जिस तरह की थाप उसमें से निकलती थी, धा धिन धक, जो भी निकलती है, ऐसे लगता कि उठा, पटक, ले, छोड़ दे। तो उनको इस तरह की इंस्पिरेशन, प्रेरणा इस तरह की मिलती थी कि ये शब्द उनको इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। तो इसमें जो पहलवान है उसका नाम है लुट्टन। लुट्टन पहलवान भी ढोलक बजाता रहता था और स्वयं भी उस पर वो अपना दंगल करना भी सीख गया था। लुट्टन पहलवान जो था, उसके माँ बाप जो थे बचपन में ही 9-10 साल की उम्र का था, तो उसके माँ बाप उसको छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो अकेला पड़ गया था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तो इसी कारण से जब वो अकेला पड़ गया तो उसकी जो विधवा सास थी, उसको अपने पास, अपने गांव में, अपने घर ले गई। अब पुराने ज़माने में जमाइयों का बहुत आदर सत्कार किया जाता था। उनको चाहे वो कैसे भी हो, फिर उनको बहुत पूजा जाता था एक तरह से। तो यही हाल, इसी कारण से उसकी सास लुट्टन को भी बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी और उनकी बहुत देखभाल भी करती थी। घर का दूध, दही, मक्खन था तो सारा उनको खिलाने पिलाने में उनका लग जाता था। और खुली हवा में रहने के कारण, अच्छा खान पान होने के कारण, कोई जिम्मेदारी ना होने के कारण बचपन से ही लुट्टन को अच्छा खासा खाने पीने को मिला। तो वो एक तकड़ा
शरीर हो गया था और उसके शरीर को गांव वाले देखकर एक तरह से डरते भी थे, क्योंकि जब बंदा हट्टा कट्टा तगड़ा हो तो दूसरा कमज़ोर अपने आप को खुद समझेगा कमज़ोर। तो इसी वजह से लुट्टन की भी हर जगह वाहवाही ही होती थी। तो श्यामनगर में एक बार एक मेला लगा, तो वहाँ पर इस तरह के दंगल होते थे। अब वहाँ पर प्रसिद्ध एक पहलवान था जिसका नाम था चांद। लोग उसको शेर का बच्चा के नाम से पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि उसकी दंगल के जो किस्से थे दूर दूर तक फैले हुए थे, कभी भी उसको कोई हरा नहीं सका था। इसी कारण से वहाँ के राजा उसको इतनी महत्व देते थे, इतना ज़्यादा, और सभी उसके दाव पेच से डरते थे। लेकिन जो लुट्टन पहलवान था, इसको अपने शरीर पे भी थोड़ा सा घमंड था। कुछ लोगों ने उसको जोश दे दिया, जिसको कहते हैं उंगली लगाना, कि तू इसको ललकार, तो इसके मुकाबले में दंगल कर। तो उसने राजा से इसकी आज्ञा चाही, राजा के पास गया, लेकिन राजा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। लेकिन बहुत कहने के बाद, लोगों के समझाने के बाद राजा ने बड़े मुश्किल से उसको चांद को ललकारने की, यानी कि उसके साथ दंगल करने की राजा ने आज्ञा दी। तो दोनों ने अपने दांव पेच दिखाए। अब उसकी ख्याति थी जो चांद था कि वो तो किसी को मतलब कोई उसको हरा ही नहीं सकता था। उसके मन में तो ये बात थी। तो उसने उसकी चुनौती को, लुट्टन की चुनौती को छोटी सी बात माना और उसके साथ दंगल के दांव पेच लगाने लगा। लेकिन लुट्टन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे जैसे ढोल की थाप तेज होती गई, थाप दिनाधिन बजता गया, वैसे वैसे उसके भी दांव पेच बढ़ते चले गए, उसमें जोश आता चला गया और अंत में उसने चांद को हरा दिया। राजा इस बात को देख के बहुत हैरान हुआ कि इतना पहुंचा हुआ पहलवान था, उसको मेरे गांव के एक व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने, जो कभी पहले दंगल नहीं लड़ा, उसने हरा दिया। तो जो इस वजह से वो राजा की नज़रों में एक अच्छा पहलवान साबित हुआ। अब राजा को भी तो था ना कि मेरे शहर का, मेरे गांव का बच्चा है, मेरे गांव का रहने वाला है, तो उनकी ख्याति तो उन्हीं के कारण होगी, राजा की ख्याति तो उसी के कारण से हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को राजा लोग जो थे अपने महलों में स्थान दे देते थे। तो लुट्टन को भी रहने के लिए अपने महल में स्थान दे दिया। लुट्टन के 2 बेटे थे, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 2 बेटे थे उसके। तो वो उनको भी दंगल में उतारना चाहता था, उनको कुश्ती के दांव पेच सिखाना चाहता था। तो उसके पास लेकिन इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसा नहीं था कि वो उनको अच्छा खुराक दे सके, उनको अच्छे तरह से सिखा सके। फिर घर की जिम्मेवारियां भी थी, उनकी पैसा भी कमाना है। तो उसने राजा के वहाँ जाकर इस बात को बड़ा आसानी से करने का निर्णय कर लिया कि मेरा अब जो समस्या थी वो हल हो गई है, मैं राजा के लिए दंगल करूँगा और वहीं पे रह के अपना बच्चों का पालन पोषण भी हो जाएगा और बच्चों की जो ये खेल सिखाना है वो भी सिखा देगा। लुट्टन अपने बेटों के साथ वहाँ पे रहने लगा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं रह पाया क्योंकि उसके जो वृद्ध राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो मैंने जैसे पहले बताया कि ब्रिटिश शासक तो इसी ताक में रहते थे, उन्होंने उस महल पे अपना कब्जा कर लिया। अब जब अंग्रेजी शासन का कब्जा हो गया, ब्रिटिश शासकों का कब्जा हो गया, तो साधारण सी बात है कि उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपने ही खेल वहाँ पर लेकर आने हैं। तो वहाँ पर दंगल की, कुश्ती की जगह किसने ले ली? घोड़ों की रेस ने ले ली। वहाँ पे जहाँ पे वो दंगल किया जाता था वहाँ पे घोड़ों के रहने की जगह बना दी गई। जो अन्य मैदान थे वहाँ पर रेस का मैदान बना दिया गया। तो इस वजह से वहाँ पे उसके लुट्टन की अब कोई पूछ नहीं होती थी, उल्टा उसको धुतकारा ही जाता था। तो उसने इसमें अपनी बेइज्जती समझी और वो अपने बच्चों को लेकर, अपने दोनों बेटों को लेकर, अपना सामान लेकर अपने गांव श्यामनगर के पास उसका एक गांव था, अपने घर में वापस आ गया। इतने सालों से नहीं रह रहा था तो झोंपड़ी भी उसकी
उसकी टूटी फूटी सी हो गई थी, तो उसको ठीक करके वो अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन उसकी कमाई का साधन कुछ ना बन सका, क्योंकि गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको वो दंगल सिखा सकता होगा, जिससे उनको पैसा मिल जाए या कुछ सहायता मिल जाए। तो उसको बहुत मुश्किलें आने लगी। इस वजह से वो कुछ समय तो बच्चों को सिखाता, 2-4 बच्चे जो आते उनको दंगल सिखाता और बाकी समय खेतों में काम करने लगा। लेकिन उसी समय में सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया और हैजा फैल गया, जिससे ग्रस्त होकर लोग बहुत ज़्यादा गिनती में हर रोज़ मरने लगे। ऐसा लगता था कि गांव में सन्नाटा छा गया है। रात का समय जब आता था तो सारी तरफ सन्नाटा छाया होता था, या फिर किसी झोंपड़ी से किसी के रोने की, सिसकियां लेने की, कराहने की आवाज़ें ही केवल सुनाई देती थी। कभी कभी बीच में जंगली एरिया था, जंगली क्षेत्र था, तो वहाँ पर उनको गीदड़ की या कभी सियारों की आवाज़ें सुनाई देती, कभी कुत्तों के झुंड में रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती। लेकिन केवल लुट्टन की झोपड़ी ऐसी थी जहाँ पर केवल ढोलक की आवाज़ आती रहती। वो ढोलक बजाता रहता था सारी रात, और ये ढोलक की आवाज़ इतना सन्नाटा जब था तो वो सारे गांव में फैलती थी। तो वो क्यों बजाता था? उसके अंदर अपनों के लिए प्यार था, उसके अंदर अपनों के लिए सहानुभूति थी। वो चाहता था कि लोग इतनी तादाद में मर रहे हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, हम समझ ही सकते हैं इस बात को। कोरोना ने जितना लोगों को रुलाया है, घरों को खाली किया है, ढेर के ढेर लाशों के उठे हैं, तो वही हाल उस समय में था। आज तो फिर भी बहुत सी हमें सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन उस समय तो ऐसी सुविधाएं कोई थी नहीं। क्यों नहीं थी? इसी बात को इसमें कहानी में लेखक ने हमारे तक, दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जब आप कोई भी वहाँ पे साम्राज्य हो, चाहे राजा है चाहे कोई भी है, अब ब्रिटिश साम्राज्य था वहाँ पर, तो जब वो लोगों से इतना कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उनके अनाज भी लेते थे, तो उनको सुविधाएं क्यों नहीं दी गई? उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। इसी बात को लेखक ने पाठ में भी उजागर किया है। आज हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, सभी संसाधन हैं, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, हमारा जो स्थानीय प्रशासन है उसने हमारे लोगों को सुविधाएं प्रदान नहीं की, अस्पताल अच्छे नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है। तो आज के दौर में भी हम अगर अपनी सरकार पे उंगली उठाते तो उस समय तो कहना ही क्या था? उस समय तो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने तो करनी ही नहीं थी देखभाल हमारे लोगों की। तो वो ढोलक बजाता रहता था ताकि लोगों को थोड़ी सी हिम्मत बंधे, वो अपने लोगों को थोड़ी हिम्मत बंधाने लगे। लेकिन दिन पर दिन उस गांव में बीमारी फैलती जा रही थी, लोग मरते जा रहे थे, पूरे गांव खाली होता जा रहा था, कुछ ही लोग बचे थे। और एक बार क्या हुआ, इस विभीषिका में लुट्टन के दोनों बेटों को भी उस बीमारी ने घेर लिया।